वेलकम बैक माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं संविधान के भाग। संविधान के भागों को आज हम याद करेंगे क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा, पॉलिटी की सीरीज में आज ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं। 14 लेक्चर में हमने संविधान की पृष्ठभूमि देख ली, संविधान का बैकग्राउंड देख लिया, इतिहास की किस तरह से बना था, कैसे लागू हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पहला कदम रखेंगे, सबसे पहले समझेंगे संविधान के भाग। इन भागों को हम याद करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से 3 नंबर बताएंगे। जिस तरह से आपको मोबाइल नंबर याद करने होते हैं, तो वैसे ही 3 मोबाइल नंबर याद कर लेना, बस 3 मोबाइल नंबर। इसके ये जो भाग हैं, इनके सभी आर्टिकल्स का मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन से भाग में कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। ये सब याद हो जाएगा अगर उन 3 नंबर को याद कर लेंगे तो चलो पहले डिस्कस करते हैं इनके ये भाग, उसके बाद हम आर्टिकल्स पर आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी। ये जो ऊपर के 4 आर्टिकल दिख रहे हैं, ये 4 भाग दिख रहे हैं, सॉरी भाग। इन 4 भागों को हम एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या है, एक छोटी सी कहानी है, उसको ज़रा याद कर लो। कहानी क्या है कि बाई चांस मान लो अगर मैं ही अपने ऊपर लेकर बात कर रहा हूँ, मैं भारत में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ किसी दूसरे देश में। तो अगर मैं किसी दूसरे देश में जाना चाहता हूँ तो पहला काम मेरा ये होगा कि जिस देश में मैं जाना चाहता हूँ उस देश को हम संघ बोलेंगे। तो उस देश और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में मैं सबसे पहले जानकारी करूँगा, क्योंकि भाई जिस देश में मैं जाना चाहता हूँ तो पहले मैं उसका क्षेत्र देखूंगा कि वो देश किस क्षेत्र में पड़ता है, उसका राज्य क्षेत्र कितना है, उसका विस्तार कितना है, ये सब कुछ तय करूँगा। क्योंकि अगर बाई चांस मैं भारत में रहता हूँ तो भारत भूमध्य रेखा के लगभग नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अगर भूमध्य रेखा से दूर ऊपर की तरफ जाऊँगा तो सर्दी वाले मतलब देश आएंगे। तो मैं किस देश में जाना चाहता हूँ तो उसकी पहले भौगोलिक स्थिति, मतलब जिस देश में मैं जाना चाहता हूँ सबसे पहले उस देश का राज्य क्षेत्र देखूंगा, उस देश के बारे में और उसका राज्य क्षेत्र देखूंगा। ये मेरा पहला स्टेप होगा अगर मैं किसी दूसरे देश में रहना चाहता हूँ। तो दूसरा स्टेप, भाई दूसरे देश में अब मैं जाऊँगा, अब रहूँगा तो ऐसे ही नहीं जाकर रहूँगा। जब जाऊँगा तो वहाँ के जो गवर्नमेंट होगी वो हमसे पहले ये कहेगी कि आप पहले नागरिकता लेकर आओ, तब आप इसमें एंट्री करना। तो मैं पहला स्टेप मेरा हो गया कि भाई उस देश के बारे में जान लूँगा और उसका राज्य क्षेत्र, उसका विस्तार देख लूँगा। दूसरे नंबर पर मैं उसकी नागरिकता ले लूँगा। नागरिकता ले ली, अब मैं उस देश में पहुँचा और रहना स्टार्ट किया। अब रहने से पहले मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा, मैंने कोई काम नहीं किया। काम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझको ये नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। क्योंकि बाई चांस मान लो कि मैं कोई काम को करने जा रहा हूँ और वो काम उस देश के संविधान के अनुसार अपराध हो तो इससे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस देश के मूल अधिकारों को समझना होगा कि मुझे क्या क्या मूल अधिकार, जीवन जीने के लिए मुझे क्या क्या मूल अधिकार मिले हैं। तो उन अधिकार के अकॉर्डिंग मैं सभी काम करूँगा। तो मेरा तीसरा स्टेप होगा कि मैं मूल अधिकारों के बारे में जान लूँगा उस देश के। चौथा स्टेप होगा, जब मूल अधिकार समझ लिए मैं समझ गया कि ये मुझे अधिकार प्राप्त हैं। अब किसी देश को, जिस देश में मैं रहने गया हूँ, उस देश को सुधारने के लिए, उस देश के अंदर व्यवस्था को बहुत अच्छे से संचालित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उन दिशा निर्देशों को भी पढ़ लूँगा। उनको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मेरा चौथा स्टेप ये होगा कि हम राज्य के नीति निदेशक तत्व भी पढ़ लेंगे। भाई मूल अधिकार हमने पढ़ लिया, मूल अधिकार के साथ ही साथ हम नीति निदेशक तत्वों को भी पढ़ लेंगे कि वह कौन सी बातें हैं जो इस राष्ट्र को, जिस राष्ट्र में मैं रहने आया हूँ, इस राष्ट्र को महान बनाएंगी। उनको बोलते हैं नीति निदेशक तत्व। तो ये मैंने 4 स्टेप कवर किए। पहला स्टेप, जिस देश में जा रहा हूँ उसका देश और उसका राज्य क्षेत्र देखूंगा। दूसरे नंबर पर मैं उसकी नागरिकता ले लूँगा। तीसरे नंबर पर मैं वहाँ के मूल अधिकार जानूंगा कि इसमें मुझे मूल अधिकार क्या मिले हैं। चौथे नंबर पर मैं मूल अधिकारों के साथ ही साथ मैं ये भी समझ लूँगा कि यहाँ पर इस देश को, इस संघ को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण रूल्स हैं। उन रूल्स को बोलते हैं नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये हो गया। और नीति निदेशक तत्वों के साथ साथ मैं ये भी सीख लूँगा कि भारत के अलावा जिस दूसरे देश में गया हूँ वहाँ पर मुझे मौलिक कर्तव्य, कुछ मेरे कर्तव्य भी होंगे। जिस देश में मैं रहने गया हूँ उस देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य भी होंगे, जैसे कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करूँ,
गवर्नमेंट का सम्मान करूं, सरकारी संस्थाएं हैं उनको बिगाड़ूं ना। तो इस तरह से कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं हमारे, तो उनके साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्य भी पढ़ लूँगा। तो मैंने अभी तक 5 बताई चीज़ें। पहला, जिस देश में जा रहा हूँ उस देश के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ूंगा। दूसरा, नागरिकता लूँगा। तीसरे नंबर पर मूल अधिकार समझ लूँगा। चौथे नंबर पर उस देश को अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए कौन से नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत है, तो नीति निर्देशक तत्व समझ लूँगा। और 5वें नंबर पर इन नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्य भी समझ लूँगा कि मेरी कुछ ड्यूटी भी बनेगी। जब मुझे कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो अधिकार के बाद पर मेरी कुछ ड्यूटी, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो हमने यहाँ पर 5 भाग सीख लिए। पहला, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गया। दूसरे पर नागरिकता, तीसरे पर मूल अधिकार, चौथे पर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हो गए। उसके बाद ये चौथा है भाग, उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो 4A, ये बाद में संशोधन किया गया, 42वां संशोधन हुआ है 1976 ईस्वी में। इस संशोधन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 42वें संशोधन के द्वारा इस भाग को जोड़ा गया है। ये है 4A, हिंदी में बोलेंगे इसको 4 ये है मौलिक कर्तव्य, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमने अभी ये 4 पढ़ी, मतलब ये भाग तो 4 हो गई, लेकिन ये जो है 4A, ये भाग 4 का ही हिस्सा है, इसी में आता है। तो हमने इतना पढ़ लिया कि संविधान के 4 भाग और उनमें क्या क्या डिस्कस किया गया था। पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा, हम नागरिकता लेंगे। तीसरे पर मूल अधिकार समझेंगे। चौथे पर हम वहाँ के DPSP, नीति निर्देशक तत्व समझेंगे। और 5वें नंबर पर उस 4A के अंदर ही है मौलिक कर्तव्य भी समझ लेंगे। ठीक है। अब हमें ये काम होने के बाद अब हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में ये देखेंगे भाई सरकार जो है, हमारे सेंटर में सरकार है, वो सरकार कैसी है, तो उस सरकार के बारे में जानकारी करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमारे जो केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार, तो हम उस केंद्र सरकार के बारे में जानकारी करेंगे। केंद्र सरकार के बारे में जानकारी करने के बाद फिर हमारा दूसरा अगला कदम होगा कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की सरकार के बारे में, पहले केंद्र सरकार, फिर हम राज्य सरकार के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि राज्य सरकार जैसे यहाँ पॉइंट पे दिखाया गया है। 5वें पर हमने केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार के बारे में जानकारी करेंगे। और 6वें में राज्य सरकार के बारे में जानकारी करेंगे। और जो 7वां है, देखना 7वां, प्रांतों की ग्रुपिंग। ये जो 7वां है, इस 7वें में क्या था, प्रांतों की ग्रुपिंग की गई थी। 7वें में ये दिख रहा है आपको, प्रांतों की ग्रुपिंग। जितने राज्य थे उन राज्यों को डिवाइड किया था, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। लेकिन इसको, इस 7वें वाले पार्ट को खत्म कर दिया है। इस 7वें वाले पार्ट को हटा दिया है संविधान से। कब हटाया है, देखो 7वां पार्ट, 7वां संशोधन, संविधान का 7वां संशोधन, ये 7वां पार्ट और 7वां संशोधन कब हुआ, 1956 में। तो 7वें पार्ट को 7वें संशोधन के द्वारा 1956 ईस्वी में हटा दिया है। ठीक है, 7वां हटा दिया। उसके बाद 8वां, अब हम केंद्र शासित प्रदेश समझ लेंगे। मतलब हमने क्या स्टेप थे, पहले हम केंद्र सरकार के बारे में समझेंगे, फिर राज्य सरकार के बारे में, फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम सीख लेंगे। तो ये है 5वें में हमारी केंद्र सरकार हो गई, 6वें में राज्य सरकार हो गई, 7वें में ये हटा दिया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में आया है, उसके तहत इसको हटा दिया है। 8वें में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम समझ लेंगे। अब हम 9, अब यहाँ से ट्रिक, ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो ट्रिक भी भूल जाएंगे, इसलिए अब आप इसको डायरेक्ट इस तरह से याद करो। अब मैं बता रहा हूँ इस तरह। 9 है, 9 में है पंचायतें, डायरेक्ट याद करना है पंचायतें। 9 में है पंचायतें। 9A, एक संविधान का एक और भाग है 9A, इस ये है नगर पालिका। 9B, ये सहकारी समितियाँ। ये नगर पालिका जिस तरह से छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर, छोटे स्तर पर ये नगर पालिकाएँ होती हैं, उसी तरह से सहकारी समितियाँ भी होती हैं। इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये हो गया 9A और 9B, संविधान का भाग 9A और भाग 9B, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग जो 10 है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अब ये 10वां संविधान का जो 10वां पार्ट है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हम समझ लेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सी अनुसूचित जाति रहती हैं और जनजातियाँ कितनी क्या, तो उनके बारे में हम समझ लेंगे। ये 10वां पार्ट हो गया। 11वें में संघ राज्य संबंध, मतलब जो 11वां पार्ट है, इसमें 11वें पार्ट में हम समझेंगे कि राज्य का केंद्र के साथ क्या संबंध है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से किस तरह से जुड़ी है, तो राज्य का केंद्र के साथ संबंध, ये हम पढ़ेंगे 11 में। ठीक है। और हमने 10 में क्या पढ़ा है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र,
अगर इस तरह से प्रश्न बने कि बताइए संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो है भाग 10। ठीक है, उसके बाद और अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि संघ का राज्यों के साथ संबंध, संघ का राज्यों के साथ संबंध संविधान के किस भाग में डिस्कस किया गया है, तो बता देना भाग 11 में डिस्कस किया गया। ठीक है, पंचायतें किस में डिस्कस की गई है, तो भाग 9 में। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका संविधान के किस भाग में है, तो 9A 9 का इसमें है। ठीक है, नगर पालिका। इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब ये जो 3 है, ये वाले 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। वित्त, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट और मुकदमे। वित्त का मतलब होता है पैसे के बारे में, वित्त संबंधी मामले, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो ये चीज़ें, तो वित्त संबंधी मामले जो होंगे, पैसे संबंधित मामले होंगे। यहाँ पर संपत्ति, जो संपत्ति की खरीद और बिक्री होती है तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, ऐसे ही हम संपत्ति नहीं खरीद लेते, तो वो सारी यहीं पर। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी एक सरकारी संस्था का किसी दूसरी सरकारी संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और मुकदमे ये सब डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 12 में। संविधान का भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार। संविधान के भाग 13 में है भारत के जो राज्य हैं वो राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर व्यापार करेंगे राज्य, ये राज्यों के अंदर है कि राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत किस तरह से व्यापार करेंगे, इसके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो है भाग 13 में। इंपॉर्टेंट नहीं ये तीनों, लेकिन बता देते हैं। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं वो वाले, यूपीएससी और पीसीएस वगैरह, ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ को सेवाएं दी जाती हैं, आईएएस बनकर संघ को, केंद्र को हम सेवा देते हैं, पीसीएस बनकर हम राज्य को सेवा देते हैं, तो बस वही सेवाएं यहाँ आएंगी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी हम पढ़ने वाले हैं इसी भाग 14 में पढ़ेंगे। उसके बाद 15 में निर्वाचन, इलेक्शन 15 में, निर्वाचन होगा हमारे 15 में। डायरेक्ट याद रखना, इलेक्शन 15, इलेक्शन 15, इलेक्शन 15। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ट्रिक कभी काम नहीं आएगी, आपको याद ऐसे करना पड़ेगा और यही काम आएगा। ठीक है, तो निर्वाचन 15 में। 16 में क्या है, कुछ जातियां हैं, कुछ जातियां कौन सी हैं, कुछ अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी हैं और एंग्लो इंडियन हैं, इनके बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। ये जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति, ओबीसी, एंग्लो इंडियन, इनके बारे में विशेष उपबंध हैं, कुछ बातें कही गई हैं संविधान के अंतर्गत, वो है भाग 16 में। ठीक है, उसके बाद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा जो है हमारी, वो राजभाषा यहीं पर पड़ती है। ठीक है, तो राजभाषा हमारी आएगी भाग 17 में। 18 में आएगा आपातकाल। आपातकाल भारत में लगाया जाता है, इमरजेंसी, जब कोई भारी आक्रमण हो जाए या भारत में कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसके कारण सरकार बहुत हानि में चली जाए, तो फिर वहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है, या विदेशी आक्रमण हो जाए तो आपातकाल लगाया जाता है। जो आपातकाल होता है, आपातकाल, वो भाग 18 में है। बहुत आते हैं यहाँ से प्रश्न कि 17 में राजभाषा और 18 में आपातकाल। 19 में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ राज्यों को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि उन राज्यों को विशेष क्षेत्र में विशेष दर्जा दिया गया है। तो इसमें मिसलिनियस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें सब बातें थोड़ी सब बातें डिस्कस की गई, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20वां ये इंपॉर्टेंट है, 20वां ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, और एक 20वां है संविधान संशोधन। जितने मैंने देखो, जो मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ, चलो वो इतने इंपॉर्टेंट मान लें, जो जिन पे मैंने राइट का निशान लगाया वो इंपॉर्टेंट है। 11 तक तो इंपॉर्टेंट है सब, 11 तक तो याद ही करने हैं, वो तो छोड़ना ही है, लेकिन 11 के बाद आगे जितने पर मैंने टिक लगाया वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो याद ही करना है। दूसरे तो एक बार के लिए भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो याद रखनी है। उसके बाद 21 में क्या, 20 में क्या होगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, एक बात देखो, राजभाषा है, राजभाषा 17 में है, आपातकाल 18 में है। ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा, तो इस बात को अभी एकदम क्लियर कर लेना। राजभाषा 17 में, जैसे 17 7, तो राजभाषा सा पीछे आ रहा है, सा से 7, तो इस तरह से कुछ ऐसा रिलेट करके याद कर लो, उसमें बोलिए। अगला लेते हैं 21वां, संक्रमणकालीन राज्यों के बारे में विशेष उपबंध। संक्रमणकालीन का मतलब होता है जब विपत्ति के समय में कुछ विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है, विपत्ति के संबंध में विशेष राज्यों को कुछ मदद की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो है आपका आर्टिकल 21, सॉरी भाग 21 में, संविधान के भाग 21 में।
भाग 22 में क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम हिंदी में, संविधान का संक्षिप्त नाम हिंदी में और प्राधिकृत भाग, ठीक है। कोई ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है इधर 12 के बाद 22 तक जो इंपॉर्टेंट है वो आपके जो मैंने टिक लगाए हैं वो है। 15 में क्या है, निर्वाचन, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद ये 14वां संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और उसके बाद ये 15वां इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन, ठीक है। अब हमने पहला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या था, जिस देश में हम जाना चाहते हैं उस संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम नागरिकता लेंगे, उसके बाद हम मूल अधिकार समझेंगे, उसके बाद हम DPSP नीति निर्देशक तत्व समझ लेंगे, और नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही हम मौलिक कर्तव्य समझ लेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 4A। उसके बाद 5वां में हम केंद्र सरकार समझेंगे, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार समझेंगे, राज्य सरकार के बाद 7वां था, 7वां को खत्म कर दिया, उसमें राज्यों की ग्रुपिंग की गई थी कि ग्रुप A के राज्य हैं, ग्रुप B के राज्य, वो तो खत्म ही कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 8वां जो है, 8वें में क्या है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमने केंद्र सरकार के बारे में समझ लिया, राज्य सरकार के बारे में समझ लिया, तो अब केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम समझ लेंगे। तो ये हो गया 8वां। उसके बाद 9 में पंचायतें हैं, 9A में आपका ये नगर पालिका है, 9B में सहकारी समितियाँ हैं, 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं, और उसके बाद संघ और राज्य संबंध है 11 में। तो इस तरह से ये हमारे भाग हो गए। यहाँ पर ये हमारे संविधान के भाग होते हैं 22 भाग। देखो 22 है, 7वां खत्म कर दिया है, ये जो 7वां खत्म कर दिया है, अगर 7वां खत्म कर दिया है तो इसका मतलब 21 रह गए, लेकिन गिनती के आधार पर देखा जाता है। संविधान के अंदर भाई 22वें भाग को सीधा 22वां भाग बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया तो संविधान में मिटाएंगे थोड़ी उसको, वो लिख गया तो लिख गया। 7वें को खत्म कर दिया, खत्म कर दो, लेकिन हम नंबर के आधार पर देखते हैं। तो 22 भाग लास्ट में, लास्ट वाले पन्नी पर जो लास्ट में भाग है उसमें 22 नंबर है, तो 22 भाग। अगर प्रश्न आए कि संविधान के कितने भाग हैं तो 22। अगर हम इनके पार्ट को भी, इनके जो पार्ट्स होते हैं अगर उनको भी हम इंक्लूड कर लें, जैसे जैसे 4A, 9A और 9B, इनको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 22 और 3 25, ठीक है, 25 हो जाते हैं। कहीं की किताब में 24 में मिलेगा, तो लेकिन पहली प्राथमिकता देना 25 को, अगर मिले तो, और ना मिले तो फिर 24 को प्राथमिकता देना, ठीक है। अगर ऐसे आए इनको ग्रुप, अगर इनको भी शामिल कर लिया होगा तो, अगर इस तरह से पूछे कि संविधान के कितने भाग होते हैं, सबसे पहले तो मैं 22 ढूंढूंगा, जब 22 नहीं मिलेगा मुझे तो फिर मैं ढूंढूंगा 25, और 25 भी नहीं मिलेगा तो फिर मैं ढूंढूंगा 24, ठीक है। ये हो गया। अब हम 3 नंबर, तो उन 3 नंबरों पर अब हम बात कर लेते हैं कि वो 3 नंबर कौन से थे। तो वो 3 नंबर याद करना, देखो 1, 5, 12, 36, 52, 152। 1 नंबर तो ये है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, 1, 5, 12, 36, 52, 152। 1, 5, 12, इसे 1, 5, 12, 36, 52, 152, इसको इस तरह से याद करना है, ठीक है। अगला नंबर कौन सा है, 239, 243, 244, 245। मतलब ये है, ये बहुत आसान नंबर है, 239 और 243, 244, 245, बहुत आसान नंबर है, बहुत आसान। 239, 243, 244, 245, देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 239 के बाद 43, 44, 45, ठीक है। उसके बाद एक और 264, 301, 308, 324, ये इनको भी कैसे याद करना है, 264, 301, 308 और 324। तो ये हमारे सामने 3 नंबर लिखे हैं, 3 नंबर, इन तीनों नंबर को हमें याद करना है। पहला नंबर कैसे याद करना है, 1, 5, 12, 36, 52, 152। दूसरा नंबर 239, 243, 244, 245, ठीक है, बहुत आसान नंबर है। तीसरा नंबर 264, 301, 308 और 324, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों नंबर को वीडियो को पॉज करके 4-5 बार इनको रिपीट कर लेना, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद फिर आगे देखना, ठीक है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, 1, 5, 12, 36, 52, 152, 239, 243, 244, 245, 264, 301, 308, 324, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरा रिवाइज करना। अब इनको, ये जो हैं इनको हमें ऊपर से क्रम बाई क्रम जो हमने नंबर, जैसे 1, 5, 12, 36, 52, 152, ये टुकड़ों में आते हैं, तो टुकड़ों में नंबर बाई नंबर एक एक को हम देते चले आएंगे।
संविधान के जितने भाग हैं एक एक नंबर सबको देते चले आएंगे, लेकिन हम नंबर सिर्फ उनको देंगे जो संविधान के मूल भाग हैं। जैसे 4A, 4A, 9A, 9B, इनको क्या नंबर देंगे? इनको कोई नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो इनको हम नंबर नहीं देंगे, हम बाकी के जो मूल भाग हैं केवल उनको नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये पहला नंबर है हमारा, ये पहला नंबर है तो पहले ये देते हैं, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला नंबर ये भरते हैं, ये है 1, इसके सामने चलो यहाँ लिख देते हैं 5, तीसरा ये है 1 5 12, ये चौथा 1 5 12 36, 36 के बाद 52 आता है। क्या 52 यहाँ लिख दूँ? यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये 4A है, तो यहाँ आएगा 1 5 12 36 52, और यहाँ आएगा 152। पहला नंबर मैंने फिल कर दिया। दूसरा नंबर 239, 243, 244 और 245, तो इसको भरते हैं। एक बात बताओ, ये तो खत्म ही हो गया, ये वाला भाग तो खत्म हो गया, तो यहाँ से तो नंबर देना मत, यहाँ से देना। अब यहाँ तक होगा तो ये भाग खत्म हो गया, तो इसको नंबर नहीं मिलेगा, अब नंबर मिलेगा इसको। तो ये के साथ से 8 मार्क भरो यहाँ पर 239, और ये है 243। अब एक बार 243 के बाद क्या 9A और 9B को नंबर दूं? नहीं, इनको नंबर नहीं मिलेगा, इनको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर अब इसको मिलेगा क्योंकि ये तो पार्ट है इस 9 की। 243 के बाद आएगा 244 और इसको मिलेगा 245। एक लास्ट नंबर रहेगा हमारे पास ये, तो इसको हम इधर भर देंगे 324, उसके बाद 301, 224 सॉरी 264, 264, 301, 308 और 324, 324। इस तरह से हमने ये फिल कर दिए। हमने जो 3 नंबर याद किए थे उन तीनों नंबरों को संविधान के पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने उनको नंबर नहीं दिया है जो संविधान के सब पार्ट हैं। जैसे 4A को कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। उसमें कुछ दूसरे आर्टिकल हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के जस्ट लास्ट में। अभी हम इतना समझते हैं, ठीक है। अब देखो एक से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर ये अगला कौन सा है 5, तो इससे 1 कम 4, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक होंगे पहले में। संविधान के भाग पहले में आर्टिकल 1 से 4 तक होंगे। दूसरे में क्या है 5, अगला इससे क्यों था 12, 12 से 1 कम 11, तो 5 से लेकर 11 तक होंगे भाग 2 में। तीसरा कौन सा है 12, 12 और इसके आगे कौन सा है 36, 36 से 1 कम तो 35, तो 12 से 35 तक होंगे तीसरे में। चौथे में 36, और 36 के बाद आप कौन सा है नंबर 52, 52 से 1 कम तो ये हो गया 51, ठीक है। तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल होंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। 52 के आगे कौन सा नंबर आ रहा है 152, तो 152 से 1 कम करेंगे तो 151। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक होगा संघ केंद्र सरकार का पार्ट। अब ये 152 के बाद हमने कौन सा नंबर दिया है 239, ठीक है। तो 239, तो इसका मतलब इससे 1 कम करेंगे तो 238 होगा। बस इसको याद रखना, 238 नहीं 237, ये याद रखना 237, क्योंकि 238 यहाँ पर है, 238 जो ये खत्म कर दिया है, ये 7वां है। 238 यहाँ पर था, ये खत्म कर दिया। यहाँ 237 तक है, 239 से 1 कम 238 होता है, यहाँ 238 तक करता है। लेकिन ये जो भाग है इसमें 238वां आर्टिकल था, इसको यहाँ खत्म किया था, इसको 237 तक ही करना। उसके बाद 239 के बाद कितना पड़ रहा है 243, तो 243 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 242 तक ही हो गया। अब ये 243 है, ये 243। अब 243 के बाद 44 में ये आ गया, तो 243 का एक अकेला है, इकलौता है। इसके पार्ट हैं कितना A, B और डॉट ऐसे O तक। 243A, 243B, C, D ऐसे O तक है, ठीक है। उसके बाद ये तो इनके पार्ट हैं, ये इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद ये 244 भी सिंगल है, इसमें A पार्ट है बस 244A, बस 244 आर्टिकल और इसके अंदर एक और है 244A। उसके बाद 245। अब 245 इसके आगे कौन सा है 264, तो 245 इस 64 से 1 कम करेंगे तो 263,
आर्टिकल 263 तक। तो संघ राज्य संबंध इनके आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। अब ये देखते हैं 264, आर्टिकल 264 से लेकर ये कितना है 301, इससे एक कम करेंगे तो 300 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, ये 301, 301 के आगे कितना है 308, तो इसका मतलब इससे एक कम करेंगे तो 307 तक ही हो गया। उसके बाद ये 307 के बाद ये कितना है 224, तो 224 से एक कम करेंगे तो 223। अब यहाँ याद रख लेना, ठीक है, यहाँ याद रख लेना 223, ठीक है। एक मिनट, हाँ 223 हो गया। अब यहाँ पर 224 के बाद बस इसको लास्ट पे याद रखना 200, ये क्या करते हैं 324 है, 324 और ये 323 और यहाँ होगा 339। बस इस तरह से हमने क्या किया, पहले तो ये नंबर याद किए, इन नंबर के अकॉर्डिंग सबको एक एक नंबर दे दिया, लेकिन उनको हमने नंबर नहीं दिया था जो संविधान के सब भाग थे, ठीक है, उनको हमने नंबर नहीं दिया। हमने नंबर केवल उनको दिया जो संविधान के मूल भाग थे, सबको नंबर दे दिया। नंबर के बाद एक नंबर से आगे जो नंबर आया उससे एक कम पीछे वाले में। अब हम 1, 5, 12, 36, 52, 152, ठीक है, 239, 243, 244, 245, ठीक है। उसके बाद 264, 301, 308, 324, इस तरह से हम उंगलियों पर गिन सकते हैं आर्टिकल ये 15 भाग तक। अगर किसी ने पूछा कि बताइए 5 में कितने हैं, तो 1, 5, 12, 36, 52, 52 आ गया, 52 के बाद 152 आता है, तो 52 से लेकर 151 तक 5 में आ जाएंगे। उंगलियों पर इस तरह से गिनाया जा सकता है। अगर किसी ने कहा कि ये बताओ संविधान के भाग 8 में कितने, कौन से आर्टिकल से कौन से, तो उंगलियों पर गिन लेंगे 1, 5, 52, 1, 5, 12, 36, 52, 152, उसके बाद 239, फिर 243, मतलब 243 आ गया। अब 243 को सीधा 44 आया था, तो इसका मतलब 243 जो आर्टिकल है वो सीधा 8वें में रखा है, और 243 है वो ए से लेकर ABCD इस तरह से O तक गया है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ ले कि ये बताओ संविधान का भाग जो 11 है उसमें कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं, तो ऐसे उंगली पर 1, 5, 12, 36, 52, 152, 239, 243, 244, 245, 10 में आ गया 245, ठीक है। तो 10वें वाले में 245 और उससे आगे कितना है 245 के बाद से आ जाए 264, तो 264। तो अगर हम 10वें का पूछा है तो 245 से लेकर 263 तक 10वें में, और अगर 11 में आए तो 264 से लेकर कितना था 301, 301 से एक कम करेंगे तो 264 से लेकर 300 तक 11वें वाले में आ जाएगा। तो इस तरह से हम उंगली पर गिन सकते हैं, उंगली पर इस तरह से गिन के बता देंगे। हमें बस नंबर याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 1, 5, 12, 36, 52, 152, 239, 243, 244, 245, उसके बाद 264, 301, 308, 324। तो ये 15 भाग 15 तक हमें आर्टिकल याद हो गए, बिल्कुल ठीक है, कि कितने आर्टिकल कौन सा कितने में पड़ेगा, और ऐसे ही याद करने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से याद कर लो। राजभाषा में अलग से याद कर लेगा 343 से लेकर 351 तक। राजभाषा में अलग से याद कर लेगा 343 से लेकर 351 तक। अगर तुम चाहते तो यहाँ पर और भी वो ट्रिक बना के कर दो, लेकिन सबको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, ठीक है। 15 तक तो सबके याद कर लो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद कर लो। राजभाषा 343 से लेकर 351 तक, आपातकाल 352 से 360 तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन 368। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल याद होने चाहिए कि राजभाषा कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। तो राजभाषा आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपातकाल कब तक, मतलब कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो बताना आपातकाल 352 से लेकर आपातकाल 360 तक इनके बीच में है। उसके बाद संविधान संशोधन आर्टिकल एक ही है 368, ठीक है, ये संविधान संशोधन। तो इस तरह से हम देखो सीखा संविधान के भाग और किस भाग में कितने आर्टिकल पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो ये हम जैसे ये है 5 में ये 4A, ये कौन सा आर्टिकल आता है, तो 51 तक है, इसमें 51A, ये 51A आर्टिकल है। 51A एक नया आर्टिकल जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसके द्वारा मौलिक जो कर्तव्य है उनको जोड़ा गया है, और इस तरह से यहाँ पर ये जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा
कि संविधान के भाग और उनके आर्टिकल, इनको जिस तरह से मैंने बताया वैसे ही याद करना, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। 3 नंबर, ये 3 नंबर और क्रम से सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे अब हम शुरू करेंगे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को डिटेल में समझेंगे, उसमें बहुत शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में जानकारी करेंगे। तो इसके आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, इस वीडियो में जितना हमने पढ़ा है, इस वीडियो से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न, और जितने एग्जाम में इस पार्ट से संबंधित जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जितने मुझे मिल गए हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करोगे तो टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट में केवल वही क्वेश्चन होंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना। आपको इसी तरह से हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट मिलेगा, और आप उसको जैसे वीडियो देखी तुरंत वो टेस्ट कर लें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।